बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, और जो मुझे बज़ाहिर नज़र आया, इंजीनियर साहब ख़ुद को मुतनाज़ बना रहे हैं। यानी उन्होंने अब शाहज़ेब खानज़ादा साहब को एक इंटरव्यू दिया, इससे पहले उन्होंने इरशाद भट्टी साहब को एक इंटरव्यू दिया, इसके बीच में भी वो इंटरव्यूज़ देते रहे और वो ज़्यादातर सियासी बातें कर रहे हैं। यानी वो सियासी शख्सियात के ऊपर, अस्करी शख्सियात के ऊपर, वो इनके ऊपर बातें कर रहे हैं। देखें, हर आदमी को हर बात करने का हक़ है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है और सबको बात करनी चाहिए। मैंने अपने आप को रोक के रखा कि इंजीनियर साहब अभी एक कैद काट के आए हैं और एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, तो कोई कमेंट ना किया जाए। लेकिन बहरहाल इंजीनियर साहब ने मजबूर किया, क्योंकि ख़बरें उनकी तरफ से आ रही हैं, तो फिर उनके ऊपर तबसरा भी करना पड़ेगा और हक़ाइक़ को भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो उनके इंटरव्यू में टॉक ऑफ द टाउन है, वो दो चीज़ें हैं। नंबर एक तो वो इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें ये शरफ़ हासिल हुआ कि वो इमरान खान के बिल्कुल करीबी किसी बैरक के अंदर मौजूद थे, जबकि समा की खबर है, उनके जर्नलिस्ट ये दावा करते नहीं, वो बहुत दूर थे। लेकिन चलें, मान लेते हैं इंजीनियर साहब अगर ये बात ठीक कर रहे हैं। और दूसरा, वो जो तौहीन मज़हब के कानून के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ भी वो आवाज़ उठा रहे हैं कि जो तौहीन मज़हब का कानून है 295C, उसके ऊपर भी इंजीनियर साहब आवाज़ उठा रहे हैं कि उसका इस्तेमाल गलत भी किया गया और ज़्यादती भी लोगों के साथ हो रही है, और जो पकड़ा जाता है वो फिर छूटता नहीं है। वो इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं। अब जो इमरान खान साहब के हवाले से उनके दावे हैं, यही टॉक ऑफ द टाउन है। पहले एक इंटरव्यू पे उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब सिर्फ वहाँ पे जेल में जब तक कैद थे वो क्रिकेट पे बातें करते थे। यानी वो ज़्यादा क्रिकेट पे ही बातें करते थे, क्रिकेट पे ही बात करते थे। इमरान खान साहब बाकी बात नहीं करते थे। पहले उन्होंने ये दावा किया था। लेकिन अब एक और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो मज़ीद बातें हैं जो वो करते थे, वो मैं बताना नहीं चाहता। फिर उन्होंने, अब मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा मिर्ज़ा साहब आहिस्ता आहिस्ता वो बातें बताएंगे। यानी जो बातें उनको बतानी होगी वो बातें वो बताएंगे आने वाले दिनों में। मिर्ज़ा साहब पहले उन्होंने कहा सिर्फ क्रिकेट पे बातें करते थे, अपने वहाँ पे जो था वो मुशक्कत थी उसके साथ। अब वो ये कह रहे नहीं, वो और बातें भी करते थे, मैं नहीं बताना चाहता। तो एक तो मेंबर पे बैठ के वहाँ पे वो आप इंटरव्यूज़ देते हैं और आप बातचीत करते हैं, तो ख्याल रखना चाहिए जो स्टेटमेंट एक दफ़ा दें वही स्टेटमेंट दूसरी दफ़ा भी होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं बताना नहीं चाहता कि वो एक्चुअली बैरक किस जगह पे, तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। ये बड़ा जदीद दौर है, जिनकी वजह से इमरान खान साहब इस वक्त जेल में, जिनकी वजह से पूरे मुल्क की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ है। उनको एग्जैक्टली पता है कि इमरान खान साहब कहाँ है, और आपके बताने से कोई इतना तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ठीक है, एक वो एहतियात करना चाह रहे हैं। उन्हें कहा गया कि आप ये एहतियात करें और इसमें आपने सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो जाए इमरान खान की। अच्छा, इंजीनियर साहब ना अपने इन इंटरव्यूज़ में बार बार एक बात करते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं कर रहा। उन्हें बार बार ये सफाई देने की ज़रूरत क्या पड़ी है? कोई उनसे ये सवाल नहीं करता, कोई उनसे ये पूछता नहीं है, लेकिन वो बार बार फिर भी यकीन दिलाते हैं कि मैं ये बातें या ये चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं कर रहा और मैं किसी का आलाकार नहीं हूँ। उन्हें बार बार ये यकीन भी दिलाना पड़ता है। एक गलती हो गई, इंजीनियर साहब को ये नहीं कहना चाहिए था। क्या नहीं कहना चाहिए था? उन्होंने ये दावा किया कि जेल में जो मुलाकातें हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल रोकता है। ये बात हक़ाइक़ से बहुत मुनाफी है, हक़ाइक़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए था। ये कहकर इंजीनियर साहब ने अपना सारा जो बयानिया है उसको खुद ही बलडोज कर दिया। चंद चीज़ें और भी हैं जो उन्होंने कही, लेकिन यहां पे देखें ना, ऐसे वक्त में इमरान खान साहब की मुलाकातें होती रही हैं जो मुलाकातों का वक्त ही नहीं है, और जेलर भी उस वक्त के अंदर ये नहीं कर सकता, तो फिर कौन करवाता रहा वो मुलाकातें? सुबह सुबह अडियाला जेल खोल दी जाती है और इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाई जाती। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल के अंदर, देखें, 2 साल से एक आदमी जेल में, 2.25 साल हो गए हैं। उस बंदे के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है या जो बंदा 3 महीने गुजार के आया उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है? ये तो ऐसा लगता है इंजीनियर साहब कोई जेल के अंदर मुखबरी करने या कोई मालूमात इकट्ठी करने या इमरान खान की रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, और कोई वजह नहीं है। फिर इंजीनियर साहब ने कहा कि मुल्क के बाहर लोग हैं, वो ये कहते हैं इमरान खान को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। देखिए, ये जो बात है ना, कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, ये मुल्क से बाहर जो लोग मौजूद हैं उनको ख्वाब तो नहीं आना था। ये इमरान खान साहब ने खुद ये बताया था कि उन्हें कई दिन तक उनके अपने सेल के अंदर बंद किया गया, और सेल के बाहर जो ओपन एरिया है वहां पे वॉक करने के लिए भी नहीं छोड़ा गया। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था, सहाफियों के साथ, अपने खानदान वालों को उन्होंने ये बताया। तो इसकी नफी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग कैसे कर सकते हैं? और पिछले साल इमरान खान साहब को जब बिल्कुल एक कमरे के अंदर बंद करके सेल के अंदर बंद कर दिया गया था और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया था, तो ये इमरान खान साहब का दावा था। उस वक्त तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेल में भी नहीं थे।
तो जिस वक्त आप जेल में ही नहीं थे उस वक्त की बातें आप कैसे कह सकते हैं? फिर इंजीनियर साहब ने पहले एक दावा किया था कि 4 नवंबर के बाद मैंने कभी इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। ये उनका दावा था कि 4 नवंबर तक इमरान खान साहब की आवाजें आती थी, उसके बाद मैंने आवाजें नहीं सुनी। फिर इमरान खान साहब की जो इंतहाई सख्त ट्वीट्स आए, देखिए इंजीनियर साहब पकड़े गए थे गालिबन ये अक्टूबर में, ये उस टाइम पे अक्टूबर या सितंबर में पकड़े गए थे कहीं। तो ये नए नए गए हुए थे जब इमरान खान साहब का इन्होंने कहा कुछ अरसे के बाद हमें उनकी आवाज आना बंद हो गई। 4 नवंबर का उन्होंने लफ्ज बोला था और उन्होंने कहा जी ट्वीट्स जिन दिनों में ये आरती और मुतनाज़ मामला हो रहे थे उन दिनों में इमरान खान साहब बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे, बड़े फ्रस्ट्रेट थे। ये बातें उन्होंने दावा किया। एक तरफ वो ये कहते हैं कि 4 नवंबर के बाद उनकी आवाज नहीं आई, तो एक ट्वीट जो इंतहाई मुतनाज़ बनी 4 नवंबर को भी, और 4 नवंबर के बाद 2 दिसंबर को एक ट्वीट उन्होंने किया, और 20 दिसंबर को इमरान खान साहब का एक और ट्वीट होता है। 4 नवंबर, 2 दिसंबर और 20 दिसंबर, यहां इमरान खान साहब के 3 ट्वीट्स हैं। अब ये 3 ट्वीट्स ही हैं जो ज्यादा बहुत वायरल हुए और जिनके ऊपर बहुत शोर मचा। अब इंजीनियर साहब ने पहले स्टेटमेंट दिया कि मैंने 4 नवंबर के बाद इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। उसके बाद स्टेटमेंट दिया नहीं जी, बहुत रोला पड़ गया, बड़ा शोर मच गया। फिर एक और बात उन्होंने कही कि मैंने जब पूछा कि इमरान खान साहब की आवाज क्यों नहीं आ रही, तो मुझे बताया गया कि वो इसी जगह मौजूद है लेकिन वो पर्दे वाले कोने में बैठना शुरू हो गए, शायद वहां पे वो धूप सेकते हैं। ये इंजीनियर साहब ने क्लेम किया। तो मैं आपको ये बता देता हूं नाज़रीन, ये कोई 5 मरले की जगह होती होगी टोटल, शायद उतनी भी नहीं होगी। यानी एक आदमी यहां से मैं हल्की सी आवाज से बात करूं ना तो 10 मरले 15 मरले तक आवाज जानी चाहिए, 20 मरले तक आवाज जानी चाहिए। भाई जो आवाज आपको एक आदमी के यानी 15-20 कदम का ये टोटल एरिया है, अगर एक आदमी ऊंची ऊंची बोल रहा है, यहां पे खड़ा उसकी आपको आवाज आ रही है, तो वो 10 कदम उधर जाएगा तो फिर भी आपको उसकी आवाज आएगी। 3 फुट का एक कदम होता है और इमरान खान का कदम तो 3.5 फुट का है। वो तो इमरान खान साहब तो लंबे लंबे डग भर के चलते हैं। तो वो इमरान खान साहब अगर वहां खड़े होकर ऊंची बोल रहे हैं तब भी आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन पहले इन्होंने कहा कि आवाज नहीं आ रही थी, फिर इन्होंने कहा जी उन्होंने लोकेशन बदल दी थी, हालांकि लोकेशन बदलने के बावजूद आवाज आनी चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा नहीं जी मुझे आवाज भी आ रही थी बाद में। अब कह रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर तो ये मामला वही है जो हमें लग रहा है, तो फिर इंजीनियर साहब को ये बातें उनको फर्दर आपको पता चलेगा वो और क्या क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बिलीव करने को तैयार नहीं है। अच्छा, दोनों तरफ इंजीनियर साहब बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं, नहीं जेल बहुत मुश्किल होती है, लेकिन नहीं जी इमरान खान साहब इतनी मुश्किल में नहीं है, नहीं जी जेल के अंदर तकालीफ बहुत होती हैं, नहीं जी इमरान खान साहब को देसी घी मिलता है, नहीं जी इमरान खान साहब को कभी अंदर बंद नहीं किया गया। वो अब सारी ऐसा लगता है उन्होंने जेल ही इमरान खान पर रख के काटी है। मिर्जा साहब देखें, एक बात है कि मुश्किलात आ जाती हैं ज़िंदगी में, आपके ऊपर मुश्किलात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सारी मुखालफतें और सारे इख्तलाफात भूल कर आपके साथ खड़े हुए कि नहीं इस बंदे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक लब्बैक के साथ भी खड़े हुए कि नहीं इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। खादम रिजवी के बेटों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई और तहरीक लब्बैक से ज़्यादा आवाज़ उठाई कि जबरी तौर पर लापता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बंदे को मुश्किल एक दफ़ा नहीं आती, बार बार आ जाती है। ये जो लोग आज इक़्तिदार में, हो सकता है कल आपके साथ ना हो या इक़्तिदार में ना हो, और आपके ऊपर अगर कभी दोबारा मुश्किल आई तो आप लोगों को ये सबक दे रहे हैं कि वो आइंदा आपके लिए खड़े हों या ना हो। आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ की है जी, शहबाज शरीफ की तारीफ़ की है, मरीम नवाज़ की तारीफ़ की है, कादी फ़ायद ईसा की तारीफ़ की है, जो आज भी भेस बदल के जाते हैं इधर उधर भी। साकिब बशीर साहब एक खबर दे रहे थे कि कादी फ़ायद ईसा साहब के हुलिया के हवाले से बात कर रहे थे एक और सहाफ़ी से, मुतीउल्लाह जान साहब से, कि जनाब वो तो भेस बदल के अब जाते हैं। अडियाला जेल का जेलर उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा बंदा है, कमाल आदमी है। तो बड़ी सख्त ड्यूटी लगती है इंजीनियर साहब की जो वो अब कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों पे वो बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें उस रास्ते पे चलाए जो रास्ता अल्लाह ताला ने हम सब के लिए पसंद फरमाया है, और अल्लाह ताला उन्हें उन ज़ालिमों के शर से महफूज रखे जो इंसानों को इस्तेमाल करते हैं और फिर इंसानों के साथ जुल्म, ज़्यादती और जबर करते हैं, जो पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज पाकिस्तान अपनी सारी पॉलिसियाँ बदल चुका है। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। अब जनाब शहजाद अकबर साहब वाला मामला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रखता हूँ। शहजाद अकबर साहब पे जो एक हफ्ते में 2 हमले हुए, उनके घर पे एक हुआ, एक उनके ऊपर हुआ, और दोनों मरतबा उनके घर पे आए लोग।
अब इस मामले में स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसने तहकीकात अपने जिम्मे ले ली हैं। इनका जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है, यानी अब इसको एक दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पे लिया जा रहा है। स्कॉटलैंड यार्ड का जो रिकॉर्ड है ना वो इस बारे में बहुत ही ख़राब है। वो नहीं छोड़ते, वो फाइल नहीं बंद करते, वो बंदा पकड़ते ही पकड़ते हैं। जितना मर्जी उनको टाइम लग जाए, जितना मर्जी उनका पैसा लग जाए, वो भागते हैं पीछे बंदे के, बंदा पकड़ते हैं वो। स्कॉटलैंड यार्ड, आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से मदद तलब की थी और उनकी टीम पाकिस्तान आई भी थी। कॉपरेशन ही नहीं हुई, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। बहरहाल शहजाद अकबर साहब पे हमले का केस अब वहाँ पे गया। उम्मीद की जा रही है कि अब शायद कोई क्लू मिल जाए और बंदे पकड़े जाएं और पता चले कि इसके पीछे कौन है। शेख वकास अकरम साहब के भाई के ऊपर हमला हुआ। देखिए इनकी फैमिली के अंदर ना बहुत पुरानी कोई मामला चल रहे हैं, इनकी दुश्मनी भी है, कुछ सेक्रेटेरियन मामला है, कुछ दीगर मामला हैं। तो ये अपने साथ वेपन वगैरह कैरी करते थे। शेख वकास अकरम साहब है, उन्होंने कहा जी कि अब हम डर के मारे हमारे जो हथियार कानूनी इजाज़त के साथ हैं वो भी अपने साथ कैरी नहीं करते। और एक बड़ा खौफनाक अटैक हुआ, उसके अंदर एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आदमी जाँ बहक हो गया, उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हो गए और शेख वकास अकरम साहब के भाई जो हैं वो उनकी जान बच गई। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या है और हुकूमत पंजाब को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात को रोका जाए। अब आ जाए नादरीन, राणा सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जी आइन एस्टेब्लिशमेंट को इजाज़त नहीं देता कि वो मुज़ाकरात में बैठे। तो क्या आइन इन्हें इजाज़त देता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दस्तरखान पे जाके बैठे? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो ब्रीफ केस लेकर उसमें मादनियात भर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने ले जाएं? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो SIFC की इजलास के अंदर बैठें? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो कारोबारी इदारे चलाएं? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो आइनी तरामीम के अंदर एजेंसियों का इस्तेमाल करें? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो ताहयात इस्तिस्ना के लिए आइनी तरामीम करवाएं? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो सियासत में मुदाखलत करें? क्या आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो पाकिस्तान में एक दोगला निज़ाम चलाएं जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब और उसकी तारीफ भी करते हैं। तो आइन तो बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें पॉलिसी बनाने की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें इंतज़ामिया को कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देता। आइन उन्हें माशी और दाखिली और खारजी फैसले करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये सारे फैसले भी तो वो कर रहे हैं ना। तो एक्चुअली राणा सनाउल्लाह साहब ताकत जिसके पास है ना, इमरान खान साहब उसी से बात करना चाहते हैं और उसी के साथ बात करने का फ़ायदा भी होगा। बात ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं है कि ये डेमोक्रेसी और नॉट डेमोक्रेसी और ये जनाब ये एंटी डेमोक्रेसी है, ये इस तरह नहीं है भाई। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं पाकिस्तान में, एक डिक्टेटरशिप है। तो जो डिक्टेटर है जिसके पास ताकत है उसके साथ बैठ के बात करो भाई, बस कर दें। लेकिन डिक्टेटर डायलॉग के साथ कभी बात नहीं सुनता। जब तक आप दबाव नहीं बढ़ाते, आप प्रेशर नहीं डालते, तब तक आप डिक्टेटर को कभी भी टैकल नहीं कर सकते। ये तारीख है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया नादरीन, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। ये एक्चुअली जिस शाख पे बैठे हुए हैं ना, ये उसी को काट रहे हैं और ये अकलमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और ये पूरा निज़ाम ये वाली बेवकूफ़ी लगातार कर रहा है। आप राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट देखें ना, आप हैरान हो जाएंगे कोई सियासी आदमी ऐसी बात किस तरह कर सकता है। राणा साहब कहते हैं कि इमरान खान और सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम इससे खौफजदा नहीं हैं, लेकिन जो बंदे इस हवाले से हिलजुल करेंगे हम उनको उठाएंगे। अब बंदे उठाने का काम एजेंसियां पाकिस्तान में करती हैं, पुलिस करती है, इदारे करते हैं। बंदे जबरी तौर पे लापता भी किए जाते हैं, बंदे गिरफ्तार भी किए जाते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने इसी मुल्क में पॉलिटिक्स करनी है। उनकी फैमिली के कुछ और लोग भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, उन्होंने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। शरीफ खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है और जरदारी खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। ये इस बात को ज़रा सोचें कि कल को आपका अगर अच्छा वक्त ना रहा कभी और आपको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, आप इक़्तिदार में ना आए, तो फिर आपको तहरीक चलानी पड़ेगी, आपको अवाम में जाना पड़ेगा। तो जब भी आप अवाम में जाएंगे, आप एक ऐसा पैटर्न सेट कर रहे हैं कि जब जब आप अवाम में जाएं आपको उठा लिया जाए। जिस शाख पे आप बैठे हैं आप उसको काट रहे हैं, जिस दरख्त पे आप बैठे हैं उसकी जड़ों को आप खोखला कर रहे हैं। ये जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये एक आईनी और कानूनी हक है लोगों का कि वो पीसफुल एहतजाज करें। वो कॉल दे सकते हैं, लोग एहतजाज की, हड़ताल की कॉल दे सकते हैं, कानून के मुताबिक है ये। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी बंदे उठा लेंगे। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में जमहूरियत को अंडरमाइन करेगी। नादरीन, मियाँ अली अशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल होने का जो वाक़या ना, ये दो चीज़ें आप मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगी। मैंने कुछ चीज़ें डिग आउट की हैं, मेरी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात हुई है, दीगर लोग हैं उनसे बात हुई है, अली से भी बात हुई है।
और मेरे अपने सोर्सेज हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये मामला है क्या। जनरल फैज़ हमीद वाले मामले पे झूठ बोला जा रहा था और ये बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ जनरल फैज़ हमीद कोई वादा माफ गवाह बन जाएगा, ये बयानिया बनाया जा रहा था और इसके लिए टाउटों को लॉन्च कर दिया गया था कि जनाब दबाव बनाया जाए कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ लॉन्च हो गया, ताकि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो भी फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से हो तो फैज़ हमीद को कायल किया जाए। जो भी उनका प्लान था वो मैं अब नहीं उसकी डिटेल में जाता, लेकिन प्लान ये था कि ये खबर फैलाओ फुल टाइम कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहा है। इस पे अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी मियाँ अली अशफाक साहब से पूछ के। अली अशफाक साहब ने उन्हें कंफर्म कर दिया कि जी मेरी मुलाकात रहती है फैज़ हमीद से, फैज़ हमीद किसी सूरत भी इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का वादा माफ गवाह बनने नहीं जा रहे। ना फैज़ हमीद ने ऐसी कोई बात की है, ना उनके ऊपर को 9 मई चला है। ये खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। अब ये खबर मैंने पहले दे दी थी आपको, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने आपको नाम कोट नहीं किया कि अली अशफाक ने कहा या एक्स ने कहा या वाई ने कहा या जेड ने कहा, मैंने आपको बताया नहीं था। खबर आपको बहुत पहले दे दी थी कि जनाब फैज़ हमीद साहब किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देने जा रहे इमरान खान के खिलाफ, ये सब बकवास है, झूठ है। अब जब ये खबर दी अंसार अब्बासी साहब ने तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उलट गया, उन्हें इसकी तकलीफ पहुंची और मौका साथ ही मिल गया। ये जो कराची के अंदर एक एपिसोड हुआ है, तो इसी बहाने इस तरह के एपिसोड दर्जनों अदालतों में रोजाना होते हैं। इनके ऊपर लाइसेंस वाइसेंस नहीं मुअत्तल होते, और अगर लाइसेंस की कोई कार्रवाई होती भी है तो वकील को बुला के पहले सुना जाता है, बात की जाती है। नॉर्मली बार्स इन कामों में नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे ये हो गया। तो फिर असल गेम यही है कि एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ पहुंची और मामला यहां पहुंच गया। अब देखें इसका क्या होता है, क्योंकि ये मामला अदालत में चला गया है। अदालत पीर को शायद लगेगी, पीर की वैसे डेट है इसकी, लेट्स सी पीर को होता है या उसके बाद होता है। ये मामला बहरहाल अभी आगे चलेगा, इसके अंदर जो होगा मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। लेकिन एक खबर जो बड़ी इसके अंदर है वो ये है कि हमारी खबर की तस्दीक हुई कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ 9 मई के स्पेसिफिक मामलात में किसी किस्म का कोई गवाह या कोई वादा माफ गवाह बनने नहीं जा रहा। सोहेल अफरीदी साहब ने नाज़रीन एक बड़ा कदम उठाया और ये बड़ा खुशाइन कदम है, ख़ासतौर पे हमारे कबायली भाइयों के लिए जो साबका फाटा के इलाके के हैं। इन्होंने 1000 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। साबिक फाटा में 1,14,000 अफराद सेहत इंसाफ कार्ड से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और जो ज़ब्त किए गए अजला हैं उनके लिए 1000 रुपये का एक जामे तरक्याती पैकेज ये हतमी मराइल में है। ये ऐलान किया सोहेल अफरीदी ने, तो बड़ी अच्छी बात है। गंडापुर साहब भी इस पर काम कर रहे थे, ये इमरान खान का विजन है, तो गंडापुर ने इस पर काम किया, उनका भी क्रेडिट है इसमें। और अब सोहेल अफरीदी साहब इसको अगले मरहले में लेकर जा रहे हैं, तो इनका भी क्रेडिट है इस मामले में। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर आई और ये अच्छा है, यानी कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे ही सोचना चाहिए। कभी के दिन लंबे और कभी की रातें लंबी। हालात हमेशा एक जैसे रहते नहीं हैं, हालात बदलते रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राब्ता किया गया है पीटीआई से, और इस राब्ते के अंदर ये तय किया गया है कि सोहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं तो हालात वैसे नहीं होंगे जैसे पंजाब के दौरे के मौके पर थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का दौरा, सिंध हुकूमत का पीटीआई से रब्ता, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने हलीम आदिल शेख से रब्ता किया और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को खुशामदीद कहते हैं। उनका प्रोटोकॉल है वो फराहम करेंगे, जो कुछ पंजाब में हुआ वो सिंध में नहीं होगा। पार्टी की आलत क़यादत का भी यही फैसला है। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने तस्दीक कर दी इस राब्ते की। सिंध हुकूमत का इस बारे में शुक्रिया अदा करते हैं। सोहेल अफरीदी का पैगाम। पॉलिटिकल पार्टी फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसी भी है, रूली है, लंगड़ी है, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है। उनके अंदर सियासी सोच बाकी है। ऐसे बहुत सारे बंदे वहां पे मौजूद हैं जो ये कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी बात थोड़ी बहुत सुनी भी जाती है। पंजाब के अंदर जिस किस्म का सारा काम खराब हुआ है फस्तायत के साथ, वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि पंजाब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ किसी सूरत भी पीटीआई को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, वो ये रिस्क ले ही नहीं सकते। बाकी सूबों में वो ये रिस्क ले सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो इमरान खान के कंट्रोल में पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। हालांकि पंजाब उनके हाथ से बहुत अरसे का निकला हुआ है, उन्होंने सिर्फ पंजाब को जकड़बंदू डाला हुआ है, ताकत और बंदूक के बलबूते पे, और कुछ भी नहीं है। बहरहाल सिंध ने एक अच्छी सोच का मुजाहरा किया। अब देखते हैं जब सिंध में ये जाते हैं सोहेल अफरीदी साहब, तो ये सोच जो है वो सस्टेन करती है या नहीं करती। बाद वक़्त ऐसा होता है कि आप लोगों को मुतमईन कर देते हैं और उसके बाद फिर आप कोई और काम कर देते हैं। लेकिन चले, ये दिन बहुत दूर नहीं है, ये अभी 9 तारीख आ जाएगी और उसके ऑनवर्ड आपको पता चल जाएगा कि सिंध का
जो रवैया है वो पंजाब की हुकूमत से कितना मुख्तलिफ है। नाज़रीन, कुछ और ख़बरें हैं और ये ख़बरें जो हैं ये पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी अफसोसनाक ख़बरें हैं सारी की सारी। इसमें नंबर एक तो आप ये ध्यान में रखें, पाकिस्तान का तजारती खसारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की बरामदात में कमी हो रही है और दरामदात के अंदर इजाफा हो रहा है, यानी जो चीज़ें हम दुनिया से मंगवा रहे हैं उनकी तादाद में मिकदार में इजाफा हो रहा है और जो हम दुनिया को भेज रहे हैं उनकी तादाद में मिकदार में कमी हो रही है और इस वजह से पाकिस्तान का तजारती खसारा बढ़ रहा है। अभी जो तजारती खसारा पाकिस्तान का बढ़ा है पहले 6 महीनों में वो 34% तक है। फिर एक और ख़बर है इस हवाले से और वो भी बहुत बड़ी खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, ये दावा किया है लाहौर के चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर ने, फ़हीमुर रहमान सहगल साहब ने। वो ये कहते हैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तजारत होती है ज़मीनी रस्ते पे, ये अफ़गानिस्तान के साथ होती है। बॉर्डर बंद होने की वजह से पंजाब को हर महीने 80 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। 10 अरब में हमने PIA बेची है, पंजाब को हर महीने 80 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 10 अरब की हमने PIA बेची है। देखिए, अफगानिस्तान के साथ इमरान खान साहब ने बार बार कहा आपको अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, आपको सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, मकामी लोगों को और मकामी हुकूमतों को एतमाद में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ ज़मीन तंग करनी पड़ेगी और जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है वो तरीका जिससे अमन कायम हो सकता है। माजी में भी यही तरीका कामयाब हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त नफरत कर रही है या दुनिया में कुछ और साबित करना चाह रही है, लिहाजा ये नुकसान पाकिस्तान लगातार बर्दाश्त कर रहा है। खबरें नाज़रीन मेरे पास बहुत सारी हैं इस हवाले से हैं, कुछ और चीज़ों में UAE को पाकिस्तान ने क्या कुछ दे दिया, वो इतना सारा कुछ पाकिस्तान ने UAE को दे दिया कि आप सुनेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये खबरें आपको नेक्स्ट व्लॉग में देता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।